हेलो बच्चों, आज टॉपिक हमारा डिस्कशन में रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इस टॉपिक में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, और हमें इस जो चैप्टर है, इस वीडियो में हमें ये भी पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार की होती हैं, उनको बैलेंस कैसे करते हैं, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो केमिकल रिएक्शंस को पहचानने में हेल्प करती हैं, हाउ वी कैन मेक आवर केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, इन सब के बारे में भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो देखिए, जो आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का, ये क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, इस चैप्टर में क्या गिवन है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा चेंज, यानी ऐसी रिएक्शन या ऐसा चेंज जिसमें कोई नई चीज बने, दैट फॉर्म्स न्यू सब्सटेंस, और वो भी कैसा हो, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसकी भी प्रॉपर्टीज क्या हो, नई हो, नया सब्सटेंस बने नई प्रॉपर्टीज के साथ, तो हम उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, तो एक हम एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। पहले मैग्नीशियम हम ले लेते हैं, मैग्नीशियम का वायर आता है। मैग्नीशियम में आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम स्पेलिंग क्या रहेगी, MESIUM। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैग्नीशियम जब एयर में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, जो मैग्नीशियम होता है, इसका जो वायर होता है, उसको जब आप बर्न करेंगे तो उससे पहले आपको उसको सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम जब एयर में रहता है तो उसका कोरोजन हो जाता है और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो कि होती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, और ये जो लेयर जब तक नहीं हटेगी तब तक ये हमारी बर्निंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो पहले हमें उसको हटाना पड़ेगा बाय रबिंग विद सैंड पेपर, और उसके बाद हम उसको बर्न करेंगे हवा में और वो हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडरी सब्सटेंस है जो कि इस सब्सटेंस से पूरी तरीके से अलग है। ये आपका सॉलिड है, हार्ड है, और एक वायर के फॉर्म में है, मेटल है। ये कोई मेटालिक कंपाउंड नहीं है, सॉरी, ये कोई मेटल नहीं है, ये एक प्रकार का हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है। तो यहां पर टोटल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ये एक मेटल है, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंटल फॉर्म में है, ये किसी भी रिएक्टेंट से इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही, तो इसीलिए ये एक केमिकल रिएक्शन हुई। ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हम एज ए केमिकल रिएक्शन के तौर पे बोल सकते हैं। जैसे अगर आप देख रहे हो तो मैग्नीशियम के रिएक्शन को हमने बोल ही दिया, डाइजेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ये भी सब इसी प्रकार के एग्जांपल है जिसमें हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। घर में आप वेजिटेबल्स कुक करते हैं, वो भी एक प्रकार का केमिकल चेंज हो रहा है, उसको भी आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आप रोटी बनाते हैं फ्रॉम डो, तो वो भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। कर्ड का बनना, रस्टिंग होना, ये सब केमिकल चेंज। तो इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आता है।
अब बात आती है कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार का होता है। तो हम केमिकल रिएक्शन तीन प्रकार से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है फास्ट रिएक्शन, दूसरी है मॉडरेट रिएक्शन और तीसरी है स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन में क्या है, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी हमारी कहलाती है फास्ट रिएक्शंस। कोई भी फास्ट रिएक्शन जो होगी वो आयनिक होगी जरूर। जैसे सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन अगर हम सोडियम क्लोराइड से कराएंगे तो हमको मिलेगा AgCl और NaNO3। इसमें आयनिक रिएक्शन हो रही है, इसीलिए ये फास्ट रिएक्शन के अंतर्गत आती है। मॉडरेट रिएक्शन वो होती हैं जो ना तो बहुत ज्यादा समय लेती है होने में और ना ही कम समय। जैसे फास्ट रिएक्शन बहुत कम समय में, मोमेंट ऑफ टाइम में हो जाती है, इंस्टेंट ऑफ टाइम में हो जाती है। जबकि मॉडरेट रिएक्शन जो होती है वो थोड़ा, उनका हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट नहीं हो रही है ना, बहुत स्लो हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जो होती है वो मॉडरेट रिएक्शन कहलाती हैं। इसके अंतर्गत हम एक एग्जांपल ले सकते हैं एस्टेरिफिकेशन का, जिसमें हम लोग एसिटिक एसिड को इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा इथाइल एसीटेट और वाटर। तो यहां पर ये जो रिएक्शन होती है ये मॉडरेट है, ना इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना वही बहुत कम। ऐसा ही हम बात करते हैं स्लो की। तो स्लो में एग्जांपल हमारे पास है जिसको हम लोग कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक प्रकार की स्लो प्रोसेस है, क्योंकि रस्टिंग कोई एकदम होने वाली प्रोसेस नहीं है, इसमें भी आपको टाइम लगता है। ऐसी कर्ड का बनना, कर्डिंग, तो कर्ड का बनना भी एक प्रकार से स्लो प्रोसेस होती है। तो कर्ड फॉर्मेशन ये भी एक स्लो रिएक्शन है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शंस को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तब तक हम इसको नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत इजी है ये। पहले हम एक एक करके पॉइंट लेते हैं। क्या है? पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए ये जो सेंटेंस है, आपका जो टॉपिक हमने डिस्कशन करने के लिए लिया है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर गैस बन रही है तो इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जिंक है और इसकी रिएक्शन हमने कराई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे कराई हमने? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? हमारे पास बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो गैस होती है वो बन जाए। अब ये गैस का बनना नेचुरल सी बात है कि वो केमिकल रिएक्शन हो गया। अच्छा, हमेशा याद रखना कि केमिकल रिएक्शंस में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब वो प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन लेफ्ट साइड होती है वहां लिखते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स, और जो राइट साइड होती है वहां लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट। ठीक है? अगर आप बिल्कुल इस तरीके से सोचेंगे, ऐसे खड़े हुए हैं, तो लेफ्ट में आ जाएगा आपका प्रोडक्ट और राइट में आ जाएगा
रिएक्टेंट। और अगर आप इस तरीके से खड़े होकर सोच रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट राइट साइड पे, और लेफ्ट पे हो जाएगा आपका रिएक्टेंट। तो एक्चुअली में जो केमिस्ट्री होती है उसमें हम लोग ऐसे मान के ही बताते हैं, और अगर यही बात बायो की होती तो मैं ऐसे मान के बताता। ठीक है, तो थोड़ा फर्क समझना है इन चीजों को। अच्छा ठीक, ये बात हो गई। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, जो आपको इच्छा हो ले लेना। इसमें आप मिला दीजिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या आप देखेंगे यहां पे आपको ऑब्जर्व करना है, ये है कि यहां पे क्या हुआ, रिएक्शन क्या बनी। तो यहां बनेगा कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और यहां पे CO2 गैस बनेगी, और यहां पे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसका लिख देते हैं। अभी मैं कोई भी सिंबल की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब बनना है। तो यहां पे CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना, इस बात का सिंबल है कि यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अच्छा, आप कैसे मानोगे ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, आप कैसे मानोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है? तो आप इसको पहचानोगे कैसे? जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन होगी, वहां पर जब ये गैस बने तो आप उसके ऊपर अपनी उंगली लगा देना, और एक जलती हुई माचिस की तीली यानी कि बर्निंग स्टिक लेके आना, मैच स्टिक, और जैसे ही आप उसके ऊपर लगाएंगे मुंह हटा दीजिए आप, तब एकदम पॉप साउंड हो जाएगी। ये पॉप साउंड का होने का मतलब वहां पे हाइड्रोजन गैस है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कैसे बनेगी, कैसे पहचानेंगे बन रही है? इसके लिए आप लाइम वाटर ले लीजिए। लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे तो ये लाइम वाटर को मिल्की बना देगी, तो इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और अगर इसको देर तक पास करते रहेंगे तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब देर तक पास होती रहेगी तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था लाइम वाटर में, वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, और वो उसको कलरलेस बना देगा, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिसॉल्व हो जाता है जबकि कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये एक चीज है, इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये कौन सी गैस है। अब उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। देखो प्रॉपर्टीज कई सारी हैं, तो हमें एक एक जगह डिस्कस करना है इनको। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ये आपका टॉपिक है। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल और इजी एग्जांपल है, यहां पे हम लोग लेंगे कि पहली बात करते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या चीज होती है। वो सॉलिड प्रोडक्ट या कोई भी सब्सटेंस जो कि अलग होता है, सेपरेट्स आउट, कहां से? सेपरेट्स आउट फ्रॉम जो हमारी रिएक्शन हो रही है, सॉल्यूशन है जो है जिसके अंदर ये जो भी प्रोडक्ट है अलग होगा, सेपरेट्स आउट फ्रॉम सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी सॉलिड प्रोडक्ट सॉल्यूशन से अलग हो रहा है, और जो वेसल है, जो बर्तन में ये काम कराया जा रहा है, रिएक्शन कराई जा रही है, उसमें नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन, देन द सॉलिड प्रोडक्ट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। उसे हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट। अब यहां पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट का। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करा देते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमको क्या मिलता है? बेरियम सल्फेट मिलेगा, और यहां मिल जाएगा हमें, देखिए बेरियम सल्फेट मिल गया, और क्या मिला हमें? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक
एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेरियम सल्फेट क्या है? ये है पीपीटी, शॉर्टकट में कहते हैं इसको, प्रेसिपिटेट को पीपीटी कहते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा पीपीटी। इसका मतलब बेरियम सल्फेट का बनना एक प्रकार का प्रेसिपिटेट बनना है, और ये क्योंकि घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है, तो ये नीचे की ओर बैठ जाता है। बेरियम सल्फेट का जो पीपीटी बनता है ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का। तो उसकी ये पहचान है, व्हाइट कलर देख के आप पहचान जाओगे रिएक्शन के दौरान। अब बात हम और एग्जाम्पल करते हैं। यहां लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, इसकी रिएक्शन कराते हैं लेड नाइट्रेट के साथ। जब रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट और बनेगा लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड एक येलो कलर का पीपीटी होता है जो कि सेटल डाउन हो जाएगा इन द बीकर और इन द वेसल इन विच यू आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के। अब हम बात करते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर भी रिप्रेजेंट करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे एग्जांपल देते हैं हम आपको, पोटेशियम पर मैग्नेट, बहुत बड़े एग्जांपल है। पोटेशियम पर मैग्नेट ये पर्पल कलर का होता है, और जब इसके अंदर कुछ हम जो आपका लेमन जूस है, सिट्रिक एसिड है, लेमन जूस मिलाते हैं तो इसका कलर कुछ समय के बाद गायब हो जाएगा, यानी कलरलेस हो जाएगा, यानी हमें कलर में चेंज आ गया। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑरेंज कलर का होता है। इसमें जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो जो कलर होता है इसका ऑरेंज कलर, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर में, यानी यहां भी कलर चेंज हो गया। देखिए यहां हम आपको कोई इक्वेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, यहां हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं आपको चेंज इन कलर, तो हमसे उतनी बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप वीडियो में जो हम आपको दे रहे हैं वो आपको सब वहां पे लिखा मिल रहा है, आप बाकी वहां पढ़ लीजिए। यहां पे आप ये ध्यान दीजिए कि जो हम टॉपिक है वहां से अलग नहीं हट रहे। तो इस प्रकार से यहां पे कलरिंग चेंज हो गया और ये केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज, ये भी एक एग्जांपल है और इस बात का कि वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इनकी रिएक्शन कराएंगे तो जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं जिंक सल्फेट, और क्या बन रहा है यहां पे, हाइड्रोजन गैस। ये जो हमारे बने प्रोडक्ट, ध्यान दीजिए, ये जो प्रोडक्ट बनते हैं इस दौरान हीट भी बाहर निकलती है, यानी कुछ ना कुछ हीट भी बाहर निकलती है।
टेम्परेचर इंक्रीज करता है और इस बात को शो करता है कि ये केमिकल रिएक्शन है। ऐसे एग्जांपल है एक आपका कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं क्विकलाइन, और इसमें जब आप पानी मिलाओगे वाटर तो उससे आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं स्लैग्ड लाइन हाइड्रोक्साइड। अब जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस दौरान भी बहुत अधिक मात्रा में हीट बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है उन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये जो ऊपर मैंने एग्जांपल दिए हैं ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, क्योंकि इसमें हीट बाहर निकल रही है। एक्सो कहते हैं बाहर और थर्मिक मतलब हीट, यानी हीट का बाहर निकलना। तो ये है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हीट बाहर निकल रही है बल्कि लेनी पड़ रही, दे रहे हैं, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने कराई है अमोनियम क्लोराइड। तो क्या बना, तो यहां बनेगा, एक तो बनेगा बेरियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, यहां बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाद में फिर अमोनियम और वाटर में ब्रेकअप हो जाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहां पे ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में हीट निकलती नहीं है बल्कि हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे मैंने पहले अपने एग्जांपल देखा, वहां लिखा था प्लस हीट, यहां लिखेंगे माइनस हीट। माइनस मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये जो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी यहां पे जब बर्तन छू के देखोगे तो वो ठंडा हो जाएगा, जबकि पहले आप जब देखोगे कोई वैसे को छू के तो वो गर्म होगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये कैसी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो इस तरीके से चेंज इन टेम्परेचर आल्सो tells us about the chemical reactions is going on or not. फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी चेंज इन स्टेट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाता है और उसकी स्टेट में चेंज आ जाए, जैसे हमने लिया सॉलिड बन गया लिक्विड, हमने लिया सॉलिड बन गया गैस, तो ये क्या हुआ, ये स्टेट में चेंज आना। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कार्बन। कार्बन जैसा आपको पता है कि वुड में भी होता है, कोल में भी होता है। इस कार्बन की अगर हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि कंबसन कराते हैं, बर्न करना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, कार्बन एक सॉलिड की फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। अब आप देखते हैं कहां सॉलिड और गैस रिएक्टेंट थे, बनने वाला प्रोडक्ट केवल गैस है। इसी तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, और बनने वाला हो गया प्रोडक्ट वाटर। अब ये सब गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, और यहां पे क्या हो गया, लिक्विड। क्या मतलब हुआ कि हमने लिया गैस, बन गया लिक्विड। तो इस तरीके से यहां पे भी हम देख रहे हैं कि स्टेट में चेंज हो रहा है। एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो बच्चों को जो याद रखना चाहिए, और ये एग्जांपल ऐसा है जिसमें दोनों काम हो रहे हैं, यानी फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है। कैसा एग्जांपल है, यहां पे हम वैक्स की बात करते हैं। जब आप वैक्स को बर्न करते हो
तो बर्निंग ऑफ वैक्स केमिकल है, लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल है। क्यों? क्योंकि मोम जो होता है वैक्स पिघल के भी तो वैक्स ही बनेगा ना, यानी स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी वैक्स था अब भी वही वैक्स है। लेकिन जितना वैक्स होता है वो सारा का सारा तो नहीं बन जाता है, उसमें से वो बर्न भी तो होता है। तो इसका मतलब वैक्स बर्न होकर जो जल गया, कंबसन हो गया जितने का, जिससे कि वो जितना मात्रा में लिया था वो कम हो गया, तो यहां पर स्टेट में चेंज आया। स्टेट में चेंज क्या आया कि हमने जो वैक्स लिया था वो सॉलिड फॉर्म में लिया था, लेकिन जब हमने उसको बर्न किया तो वो CO2 गैस बनी, क्योंकि वैक्स क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो जब हमने उसको बर्न किया तो CO2 गैस बनी और वाटर बना, तो वहां पे गैस बनी, वाटर वेपर की फॉर्म में बनी। इससे मालूम पड़ा कि सॉलिड से गैसेस फॉर्म आई, यानी कि चेंज इन स्टेट हुआ, एंड दिस शोज दैट दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन पूरी पढ़ी। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन हमारा टॉपिक है। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम उसके सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस प्रकार की जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे जिंक की रिएक्शन हमने कराई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट था वो जिंक क्लोराइड था और हाइड्रोजन गैस थी। ये जो मैंने लिखा ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। और अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, अब देखिए दोनों में क्या फर्क है। सेम लिखा है मैंने, फर्क ये है कि ये एक वर्ड की फॉर्म में है, केवल मैं लिख दिया, यहां मैंने सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब मैंने किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तब वो हो गया केमिकल इक्वेशन। और यहां पे जो सिंबल्स लिखे जाते हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी रिप्रेजेंट करना होता है, और जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? सबस्क्रिप्ट, यानी नीचे की ओर लिखा जाता है। जैसे H2 है, यानी 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे Cl2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 एटम क्लोरीन के यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे नंबर ऑफ एटम भी लिखना होता है। तो केमिकल इक्वेशन की कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताओगे कि केमिकल इक्वेशन is a type of chemical reaction in which the chemical reaction is represented in the form of symbols of the reactants and products along with the number of atoms written in subscripts in the chemical equation। तो आप समझ में आ रही होगी हमने क्या कहा, और ये केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी और मतलब भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार की होती हैं। केमिकल इक्वेशन, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशंस। अनबैलेंस्ड में नंबर ऑफ एटम्स on the reactant side and on the product side are not equal, वो इक्वल नहीं होते हैं। जबकि बैलेंस्ड रिएक्शन जो होती है, इक्वेशंस होती हैं, उनमें लेफ्ट हैंड साइड पे जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यानी रिएक्टेंट्स के साइड जितने एटम्स होते हैं उतने ही
प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम आपके सामने, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो वाटर बनता है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, यहां लिखते हैं रिएक्टेंट्स और यहां लिखते हैं प्रोडक्ट्स और यहां लिख देते हैं एलिमेंट। तो सिर्फ दो ही एलिमेंट है, ऐसे लिख देते हैं। और हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं रिएक्टेंट की तरफ, उसके एटम दो हैं, ऑक्सीजन कितने, दो हैं। और यहां देखेंगे प्रोडक्ट साइड में तो हाइड्रोजन के दो एटम हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है। अब हम यहां देख सकते हैं कि हाइड्रोजन तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। इसका मतलब ये आपकी रिएक्शन कैसी हुई, अनबैलेंस्ड हुई, क्योंकि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं है। अब यहीं पे हम बात करते हैं बैलेंस्ड की। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल जो बार बार हम लोग ले रहे हैं, Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। यहां पे भी हम वही करेंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स साइड ले लेते हैं हम लोग। इधर जिंक, हाइड्रोजन, सॉरी सल्फर ले लेते हैं पहले, फिर हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। अब देखिए यहां जिंक कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना एटम है 4, जितने एटम वो लिख दो। अब यहां देखिए यहां जिंक कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 2। तो अब आप देखें दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम बराबर आ रहे हैं, जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट साइड में है। तो इस प्रकार से ये हमारी रिएक्शन कैसी हुई, बैलेंस्ड रिएक्शन हुई। अच्छा, जो अनबैलेंस्ड है उसको हम अनबैलेंस छोड़ते नहीं हैं, उसको हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे करते हैं इसके लेकर भी हमें बात करनी है, ये हमारे सिलेबस में है। लेकिन बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस को लेकर हम एक अलग वीडियो बना के आपको देंगे, जिसमें हम केवल बैलेंसिंग के बारे में ही बात करेंगे। तो इसलिए आप अभी हम यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात ये कर सकते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए, यानी हम केमिकल इक्वेशंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं उसके बारे में यहाँ हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम बात करते हैं कि हाउ वी कैन मेक आवर केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। हाउ कैन a chemical equation can be made more informative, ये बात हमें यहां डिस्कस करनी है। हाउ कैन अ केमिकल इक्वेशन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव, कैसे हम उसको और ज्यादा उसको बनाया जा सकता है, इंफॉर्मेशन हम क्या क्या ऐसी दे दें कि वो बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल हो जाए। तो पहला हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं केमिकल इक्वेशन में वो ये कि हम स्टेट ऑफ जो हमारे सब्सटेंस हैं, रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, उनकी हम स्टेट के बारे में बताएं। जैसे जिंक प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। अच्छा, ये मैं ज्यादा क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है और बच्चों को बहुत जल्दी याद भी रहता है, याद होता ही है। तो मैं ऐसे एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं जिससे कि आपको समझ में जल्दी आ जाए। और ये तो फिर एक जनरल बात है, जैसे यहां हम अप्लाई कर रहे हैं वैसे किसी और पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो जिंक होता है सॉलिड, ये होता है एक्वस। क्यों, क्योंकि हम लोग लेते हैं डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब पानी मिलाना पड़ेगा। तो बनने वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी एक्वस फॉर्म में है, क्योंकि ये भी, क्योंकि यहाँ पानी है तो वहां रहेगा ही रहेगा। और ये गैसियस फॉर्म में है, यानी जी बना दिए गैस, AQ एक्वस, एस सॉलिड, जी गैस, ये चीज एल बनाएंगे तो लिक्विड हो जाएगा वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या हो रहा है, ये यहाँ पे स्टेट हमने लिख दी। जब हम स्टेट लिख देते हैं तो वो इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव हो जाती है।
तो अब आपको देख कर लग रहा होगा कि हाँ भाई हमारे इक्वेशन में कुछ तो मालूम पड़ा हमें, नहीं तो अभी तो हमें सब ये मालूम पड़ा था कि हाँ भाई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, उनके नाम मालूम पड़ गए, उनके सिंबल्स मालूम पड़ गए, उनके फॉर्मूले मालूम पड़ गए, लेकिन हमें ये कहाँ मालूम पड़ा कि वो कौन से स्टेट में है, तो हमें यहाँ मालूम पड़ गया। तो ऐसे हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई ये नहीं कि यही एग्जाम्पल हमारे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कोई एक ही नहीं एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो बनेगा MgO। अब देखिए ये है सॉलिड, ये है गैस, और बनने वाला जो प्रोडक्ट हुआ वो भी सॉलिड, यानी कि हमने यहाँ पे रिएक्टेंट क्या लिए और हमने जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या बना, तो उनमें क्या है, हमने स्टेट ऑफ द मैटर लिख दी। तो इस प्रकार से हम केमिकल इक्वेशंस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं बाय राइटिंग द स्टेट ऑफ द मैटर, यानी कि जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट हम लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग यहां डिस्कस ये कर सकते हैं कि अगर हम लोग उसमें हीट चेंज के बारे में बताएं कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, अगर हम ये लिख दें तो वो भी रिएक्शन हमारे लिए और अच्छी हो जाएगी और हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम आपके सामने, उसके आपको देख के समझ में आ जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये जो रिएक्शन होती है इसके दौरान लॉट ऑफ हीट निकलती है, तो ये रिएक्शन हमारी कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई, यानी हम इसको क्या कैटेगरी रखेंगे, एक्सोथर्मिक। इसमें हम हीट निकाल रहे हैं। ऐसे ही वाटर का बनना ये भी एक प्रकार की हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें भी हीट निकलती है। इसी तरीके से रेस्पिरेशन होता है, हम अपने फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, उसमें भी एनर्जी बाहर आती है, तो वो भी एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हैं, एक मैंने बताया ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ग्लूकोज का, वो भी हम लिख सकते हैं, वो हम लिख देते हैं आपके लिए, C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ ATP है, यानी कि हीट या एनर्जी, क्योंकि हीट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनर्जी, यानी कुछ हीट निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, तो उसी एनर्जी से हमारी बॉडी की ताकत आती है, गर्माहट आती है, वो भी हमारे लिए क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लेते हैं एंडोथर्मिक के, ठीक है, क्योंकि एंडोथर्मिक जो होती है उनमें जो हम लोग हीट दे रहे थे वहां पे वो हीट ली जा रही है। एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होती है उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल एक है कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट दोगे यानी गर्म करोगे तब ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई है, हीट दी जा रही है, तो ये रिएक्शन होगी हमारी एंडोथर्मिक। एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन जब होती है तो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस दौरान भी हीट देनी पड़ती है, यानी ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से ये सब हीट इनको देनी पड़ रही है, ये लेते हैं हीट, तब इनकी रिएक्शन परफॉर्म होती है, इसीलिए इन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। ये एग्जांपल्स आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा मेन पॉइंट है, वो है हम किसी भी इक्वेशन में कंडीशंस को लिखें कि वो किन कंडीशंस में परफॉर्म हो रही है, तो वो रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। यानी कि कंडीशंस इन विच रिएक्शन
is going on या under which reaction is going on। जैसे एग्जाम्पल, बहुत बड़े एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो बनती है अमोनिया। ये हैवर्स प्रोसेस नाम सुना होगा। इसमें आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, मॉलिब्डेनम यूज होता है एज ए प्रमोटर। करीब 150 से लेके 200 ATM का इसमें चाहिए होता है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 450 डिग्री सेल्सियस से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए होता है इसको परफॉर्म करने के लिए। यानी कि अब मैंने अगर इसी में मैंने लिख दिया, देखिए क्या लिखा, ये गैस है, ये भी गैस है, बनने वाली ये भी गैस है, और इस रिएक्शन के दौरान हीट निकल रही है। तो देखिए मैंने एक ही रिएक्शन में तीनों बातें कर दी। देखो स्टेट भी लिख दी मैंने कंडीशन भी लिख दी, और मैंने ये भी बता दिया कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ हीट निकल रही है इसलिए एक्सोथर्मिक है। स्टेट यहाँ बता दिए सब गैस है, और कंडीशंस बता दी कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कौन कैटलिस्ट है, कौन प्रमोटर है, ये सब लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ये प्रकार से कंप्लीट इंफॉर्मेटिव रिएक्शन हो गई। बहुत बड़े एग्जाम्पल है ये। अच्छा, कैटलिस्ट क्या होते हैं, बच्चे पूछते हैं कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि दैट सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ द रिएक्शन, जनरली इन द सेंस ऑफ इंक्रीज। मोस्टली हम लोग इंक्रीज के सेंस में बात करते हैं, लेकिन कैटलिस्ट जो होता है वो चेंज द रिएक्शन की जो रेट होती है, चेंज द रेट ऑफ द रिएक्शन, उसमें हेल्प करता है। अब वो चेंज ज्यादा भी हो सकता है, बढ़ा के भी हो सकता है, और कम भी हो सकता है। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या हो गया, इंक्रीज होने का मतलब कि उसमें वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है। और अगर वो घटा रहा है, स्पीड रेट ऑफ द रिएक्शन घटा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो नेगेटिव कैटलिस्ट है। लेकिन यहाँ पे हम एक कैटलिस्ट का जो मीन निकालते हैं वो नॉर्मली चेंज द रेट ऑफ द रिएक्शन, और बहुत से लोग कहते हैं इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बट मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ चेंज द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जो ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज करते हैं उन्हें कहते हैं कैटलिस्ट। प्रमोटर क्या होते हैं, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को भी बढ़ा देते हैं। यानी जो कैटलिस्ट जो उसका काम है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, तो प्रमोटर क्या करेगा, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, और कैटलिस्ट की जब एक्टिविटी बढ़ जाएगी और ज्यादा, तो वो रिएक्शन की रेट को और ज्यादा बढ़ा देगा। यानी किसी भी रिएक्शन के दौरान ये सब कंडीशन अगर हम लिखते हैं तो रिएक्शन बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव। तो इस वीडियो में इतनी बात करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन कैसे